हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये वीडियो का भाग 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण, जिसमें हम 2 कार्बन यौगिक पढ़ेंगे, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल, उनके भौतिक और रासायनिक गुण। फिर पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक किस तरीके से काम करते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण में सबसे पहले पढ़ते हैं दहन प्रक्रिया। दहन का मतलब जलना। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करता है या जलता है, तो कार्बन के सभी अपरूप ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन करते हैं। कार्बन के यौगिक जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे मैंने मीथेन लिया है CH4, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल, ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन करते हैं। दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। जैसे हमने कार्बन या कार्बन के यौगिकों का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखी, वैसे कुछ पदार्थ दूसरे यौगिकों को ऑक्सीजन प्रदान करके उनका ऑक्सीकरण करते हैं। उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऐसे ऑक्सीकारक हैं क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीकारक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलकर उसका ऑक्सीकरण करते हैं। तो आप नीचे अभिक्रिया देख सकते हैं। ये एथेनॉल है, क्षारीय KMnO4 यदि हमने मिलाया ऊष्मा की उपस्थिति में तो इससे एथेनॉइक अम्ल बन जाता है, या एथेनॉल का ऑक्सीकरण होकर एथेनॉइक अम्ल बना। कार्बन यौगिकों की तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। संकलन का मतलब जुड़ना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विआबंध होते हैं या त्रिआबंध होते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं और उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ी और इससे यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। ये R जो यौगिक में दिखाया गया है, इस R का मतलब होता है यहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन को हम लगा सकते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की मदद से ही हो सकती है। उत्प्रेरक वे तत्व या यौगिक होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और अपने आप उस अभिक्रिया में जुड़ते नहीं हैं। तो यहां पे इस अभिक्रिया को करने के लिए निकल या पैलेडियम का प्रयोग किया जा सकता है। इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेल से वसा या घी बनाने के लिए किया जाता है। चौथी रासायनिक अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाता है। हम जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभिक्रियाशील नहीं होते, परंतु सूर्य के प्रकाश में संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्लोरीन हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर पाता है। तो यहां पर देखिए, हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन लिया है, क्लोरीन मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरोमीथेन बना देता है, साथ में बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यह अभिक्रिया आगे भी चल सकती है, जिससे बनेगा CH2 Cl2 साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे फिर इससे CHCl3 बन सकता है, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर CCl4। तो यह एक चेन अभिक्रिया जैसे अभिक्रिया चलती है, लेकिन ये होती सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही है। तो ये चारों अभिक्रियाएं
कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाएं हैं। इस पाठ में हमें दो महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक पढ़ने हैं। पहला है एथेनॉल। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH, जिसे हम CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। एथेनॉल का सामान्य नाम एल्कोहल है। कमरे के तापमान पर यह तरल होता है। यह एक अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। यह जल में घुलनशील है। शुद्ध एथेनॉल यानी 100% एथेनॉल जो होता है वह घातक है। इसकी अल्प मात्रा भी नशा करती है। लंबी अवधि तक लिए जाने पर इसका उपयोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए किसी भी रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले है सोडियम के साथ अभिक्रिया। बहुत ही आसान है इसे याद करना। जब सोडियम को एथेनॉल के साथ मिलाया जाता है तो यह इसमें से हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है और उसके साथ जुड़ जाता है, तो बन जाता है सोडियम इथाऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस का अणु। दूसरी अभिक्रिया है इथेनॉल से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण। इथेनॉल में जब सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है और इसे गर्म किया जाता है तो उससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ईथेन बनता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इथेनॉल का निर्जलीकरण करता है, अर्थात उसमें से जल के अणु को अलग करके ईथीन बनाता है। यह अभिक्रिया 443 डिग्री केल्विन पर होती है। इस तापमान को आपको याद करना है। अब देखते हैं दूसरा मुख्य कार्बन यौगिक जो हमें इस पाठ में पढ़ना है, एथेनोइक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। आमतौर पर इसे एसिटिक अम्ल कहा जाता है। पानी में इसका घोल यदि 5 से 8% बनाया जाए तो इसे सिरका कहा जाता है। सिरका वही जिसे हम चाउमीन में डालकर खाते हैं। शुद्ध एथेनिक अम्ल का गलनांक 290 डिग्री केल्विन है। सर्दियों में यह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। सबसे पहले ये एथेनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया देखते हैं। एथेनॉल के साथ जुड़ जाता है ये और अपने और एथेनॉल में से एक जल के अणु का निर्माण करता है। साथ में बनता है एक बड़ा अणु दोनों के जुड़ने से, जिसे एस्टर कहा जाता है। यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में होती है। एस्टर एक मीठी महक वाला यौगिक है जिसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए एजेंटों में किया जाता है। इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए एसेंस और परफ्यूम में खुशबू के लिए डाला जाता है। एस्टर से वापस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए क्षारक के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं एस्टर जो हमने ऊपर अभिक्रिया में प्राप्त किया था, उसकी अभिक्रिया जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो वापस से हमें एथेनॉल और साथ में मिला एक लवण सोडियम एसीटेट CH3COONA। दूसरी एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया है क्षारक के साथ। एथेनोइक अम्ल एक अम्ल है, तो हम जानते ही अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होगा, लवण तथा जल। तो आप नीचे देख सकते हैं यह है एथेनोइक अम्ल, साथ में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिल गया सोडियम एसीटेट, साथ में जल का एक अणु। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल की चौथी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ।
आपको याद होगा पार्ट 3 अम्ल, क्षारक और लवण में भी हमने अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ की थी, जिससे हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम अभिक्रिया है। हमने यहाँ पे एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ की Na2CO3 के साथ, तो हमें मिलता है CH3COO जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक अणु। बिल्कुल इसी तरीके से हम एथेनिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब भी हमें प्राप्त होता है समान उत्पाद CH3COO साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं किस तरीके से साबुन और अपमार्जक हमारी सफाई करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं गंदगी प्रकृति में तैलीय होती है, यानी वह पानी में नहीं घुलती। साबुन जिसका हम उपयोग करते हैं उसे साफ करने के लिए वह सोडियम और पोटेशियम लवण की कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। साबुन के दो सिरे होते हैं। एक सिरा उसका आयनिक सिरा है जो जल रागी है, यानी वह पानी में घुल जाता है, और साबुन का दूसरा सिरा कार्बन की लंबी श्रृंखला है जो जल विरागी है और यह तेल में घुलनशील है। साबुन के अणु गंदगी के साथ मिलकर जो तैलीय होती है एक गुच्छे जैसी संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहा जाता है, जिसमें साबुन का आयनिक पक्ष पानी से जुड़ता है और इसका कार्बन श्रृंखला की सिरा जो जल विरागी है वो गंदगी या तेल से जुड़ता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये कार्बन की लंबी श्रृंखला जो जल विरागी है और ये आयनिक छोर जो जल रागी है। आगे देखते हैं कैसे यह मिसेल का निर्माण करता है। तो जब कपड़े को साबुन पे लगाया जाता है, साबुन के अणु पानी के विलयन में कपड़े से गंदगी के साथ मिसेल के गुच्छे बनाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं साबुन की एक छोर जो आयनिक है, जो जल रागी है, वह बाहर की तरफ है, और जो गंदगी है उससे कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ गई जो जल विरागी है। इस तरह के गुच्छे पानी और साबुन के कोलाइड में बने रहते हैं। आयन आयन विकर्षण के कारण ये अवक्षेपित नहीं होते, और जब कपड़ों को पानी से धोया जाता है तो ये कपड़ों की गंदगी साबुन की मदद से मिसेल के रूप में पानी की मदद से बाहर निकल आती है। आप जानते हैं जब पानी कठोर होता है तो क्या होता है, और कठोर पानी हम किसे कहते हैं? कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं जिससे साबुन से झाग नहीं बनता और यह साबुन सफाई में भी मदद नहीं कर पाता कठोर पानी में, क्योंकि साबुन के साथ कठोर पानी से एक अघुलनशील अवक्षेप बनता है। कठोर पानी में सफाई के लिए हमें अपमार्जक का उपयोग करना होता है। अपमार्जक यानी जिसे हम इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं। अपमार्जक अमोनियम या सल्फोनेट लवण का कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला है, और जब हम अपमार्जक को कठोर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो अपमार्जक के आवेशित सिरे कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाते और इसलिए सफाई में मदद कर पाते हैं। आइए टेस्ट लेते हैं एक उसका जो हमने इस वीडियो में सीखा। पहला प्रश्न है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को उनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर विभेदित करिए। तो हमें यहाँ पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है। एथेनॉल का गलनांक 156 डिग्री केल्विन है, जबकि
एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 डिग्री केल्विन है। एथेनॉल किसी भी लिटमस का रंग नहीं बदलते, जबकि एथेनॉइक अम्ल, क्योंकि वह अम्ल है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। एथेनॉल की गंध शराब जैसी होती है और एथेनॉइक अम्ल की सिरके जैसी। रासायनिक गुण में अंतर लिख सकते हैं हम। एथेनॉल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि हमने देखा था एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। दूसरा प्रश्न है, ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ हैं जो दूसरों को ऑक्सीजन देने में सक्षम है, जैसे कि क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7। ये दोनों ऑक्सीकारक अल्कोहल से एसिड बनाते हैं या अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर एसिड बनाते हैं। यहां पे आप उदाहरण लिख सकते हैं। हमने पढ़ा इथेनॉल का ऑक्सीकरण करके इथेनॉइक अम्ल बनता है। तीसरा प्रश्न है, यदि आपको लाल और नीले लिटमस से साबुन का परीक्षण करते हैं तो आप क्या परिवर्तन देखेंगे? हम जानते हैं कि साबुन क्षारीय है, तो यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देगा, लेकिन नीले लिटमस में इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आशा करती हूँ इस पाठ के भाग 2 के वीडियो को देखकर और भाग 1 का वीडियो अगर आपने देखा है तो ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये पाठ को समझना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको मेरे वीडियो को देखकर कोई डाउट रह गया है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना नहीं भूलिए। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। Thank you for watching this video and have a nice day.